किए जा रहे हैं। BISP की रकूम की तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। तो ऐसा नहीं है, जो रियलिटी बच्चे बच्ची से पूछेंगे तो वो जॉब से ज्यादा अपने बिजनेस या अपनी कंपनी की तरफ प्रेफर करेगा। तो दिस इज ए पॉजिटिव साइन, और ये होना भी चाहिए और ये हो भी रहा है। यू आर वेरी राइट सर कि ये हो भी रहा है, लेकिन समहाउ हम देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक स्टार्टिंग है वो हमारी एजुकेशन लेवल सिंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल होना चाहिए। वहाँ से बच्चे इतने ब्लैंक आते हैं कि जब आप ग्रेजुएशन तक पहुँचते हैं तो वो प्रैक्टिकली इतने ज़्यादा यूज टू नहीं होते, वो एकेडमिक लेवल पर ज़्यादा उनका रुझान होता है। यही रीज़न है जब वो हमारे यहाँ मेमोरी इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारी मेमोरी चेक की जाती है ना। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का बेसिक फ्लॉ है, हम क्रिएटिविटी को नहीं उजागर करते, हम सवाल करने को बुरा समझते थे, अभी भी समझते होंगे हमारे जैसे टीचर, लेकिन ये शिफ्ट है। ठीक है, अपने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे अभी भी शायद मसाइल हों, लेकिन यूनिवर्सिटीज में थिंग्स आर चेंज, और नीचे भी जो अच्छे स्कूल हैं जो टाइम के साथ साथ उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है, दे आर गिविंग देम दिस नॉलेज, बेसिक नॉलेज कि आप क्रिएशन ऑफ नॉलेज किस तरह हो सकती है। सर्च करो, तलाश करो, सवाल पूछो, उनको ये मौका दिया जाता है। तो आप देखते हैं कि वो बच्चे बच्चियां ज्यादा आगे निकलते हैं इस फील्ड के अंदर, जहाँ पे आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लें, इनोवेशन की बात कर लें, जॉब क्रिएटर की बात कर लें, तो ये लिंक है एक दूसरे के साथ। मैं डॉक्टर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगी। डॉक्टर अयूब साहब, प्लीज ये बताइए कि एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का कहाँ खड़ा है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड एजुकेशन? मैं एक चीज क्लियर करूँ कि मैं एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक अदारा है जो तमाम पाकिस्तान के बड़े एम्प्लॉयर जिसके का रिप्रेजेंटेटिव है, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। उन्होंने रिपोर्ट हायर एजुकेशन पर अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है। मसला क्या है, मसला क्या आ रहा है? एक तरफ एक शिकायत होती है ना कि जॉब नहीं मिल रही, यकीन जाने दूसरी तरफ आप ये चीज चेक करें एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर्स कह रहे हैं हमें लोग नहीं मिल रहे, हमारे पास नहीं है। हम इंटरव्यू करते हैं, हजारों लोगों को बुलाते हैं, कोई हमें जो चाहिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें लोग नहीं मिल रहे। ऐसा क्यों? मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, बेसिकली जब मैं इनिशियल हम स्टेज पे जाए ना, जब UGC से HEC कन्वर्ट हुआ था, जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था, उसमें एक हम इकोनॉमिक्स में इस तरह यूज करते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। एक चेंज आई थी, चेंज क्या आई थी, वो एक सोवियत यूनियन के बाद ग्लोबल एक चेंज आई थी कि ये जो डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी होती है ना, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, टैक्स रेट बढ़ा दो, सब्सिडीज दे दो, जो IMF या वर्ल्ड बैंक करते हैं मेंशन, ये डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी होती है, जिनको पेन किलर्स भी हम कहते हैं। असल जो होती है ना, जो लॉन्ग टर्म होती है सस्टेनेबल पॉलिसी, वो सप्लाई साइड पॉलिसी होती है। अच्छा, सप्लाई साइड पॉलिसी क्या होती है? उसमें दो हम एलिमेंट लेते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दूसरे लेबर, HR, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, रिसर्च, ये पॉलिसीज जो होती हैं दोनों मिलके ये सप्लाई साइड पॉलिसी बनाती हैं, जो लॉन्ग टर्म कंट्री की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पूरी दुनिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की, नेबर कंट्री में 91 से एक चेंज आई है, इंडिया में सप्लाई साइड पॉलिसीज की बेसिस पर चेंज लाए थे वो। हमारे यहाँ जब कन्वर्ट किया UGC को HEC ने, तो बल्कि एक जमाना वो था सिर्फ हमने कहा था ना ये कन्वर्ट करेंगे, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर देखें उसमें था इस चेंज के बाद जो हम मराहत दे रहे हैं टीचर्स को, जो बजट ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट के खर्चा हो रहा है, उससे GDP पे हमारी असर पड़ेगा, GDP बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। ठीक है, GDP नहीं बढ़ी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। इसका मतलब कोई मिसिंग लिंक था ना दरमियान में। अच्छा, वो मिसिंग लिंक क्या था? वो कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? एक जमाना था कि जब HEC लेटर इशू करता था ना अप्रूव सुपरवाइजर के, उसमें मेंशन होता था कि आपकी खिदमत जो होंगी इससे पाकिस्तान जो होगा उसकी GDP में भी चेंज आएगा, आपकी वजह से ये चेंज आएगी, ये चेंज आएगी, ये टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता था। अच्छा, हुआ क्या? बेसिकली 20 साल तो हो गए, 20 साल में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, GDP ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कहीं हम उस पर स्टैंड नहीं करते रहे। हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए मिसिंग लिंक्स क्या थे। हमने एम्फेसाइज किया कि हमारे यहाँ रिसर्च होगी, रिसर्च का एक मैकेनिज्म बनाया, पब्लिकेशन होंगी। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मैं काम करता रहा हूँ, ये जो सप्लाई साइड वाला है ना, हायर एजुकेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक कन्वर्ट होने का 5 स्टेजेस है, 5 स्टेजेस मेंशन किए उन्होंने। 3 स्टेजेस ऐसे हैं जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटीज लेवल से है, 2 स्टेजेस ऐसी हैं जो इंडस्ट्री में होती हैं। अच्छा, वो जो है पब्लिकेशन आएगी आपकी, उसके बाद दूसरी स्टेज ऑरिक होती है, हर यूनिवर्सिटी में कायम है। ऑरिक ने कमर्शलाइज किया या नहीं किया, वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ,
होता यह है, देखिए मैं अनफॉर्चुनेटली मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने एक चीज़ सुनी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और मुझे हंसी आती है इस पर, मजे का खिस बात है। हम बात दफ़ा मेंशन करते हैं कि फलां साहब जो हैं, फलां टीचर जो हैं, उनकी शायद टीचिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, सब्जेक्ट नॉलेज तो नहीं है, लेकिन वो रिसर्चर बहुत अच्छे हैं। बट इफ नहीं, रिसर्च जो होती है वो आपके नॉलेज की वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है आपकी फील्ड की। रिसर्च हॉरिजॉन्टल नहीं होती कि रिसर्चर अच्छा है सब्जेक्ट अच्छा नहीं आता, ऐसा नहीं होता। हुआ यही, वो जो 5 स्टेजेस की बात कर रहा हूँ, जो एम्प्लॉयर शिकायत कर रहे हैं, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि हमें लोग नहीं मिल रहे। प्रॉब्लम ये होती है, शुरू हमें करना चाहिए था अंडर ग्रेजुएट से। अंडर ग्रेजुएट पे हम स्किल्स देते, उसको एक्सपर्ट करते, उसके बाद वो आता, वो रिसर्चर बनना बाद की स्टेज होती है। अपने सब्जेक्ट का नॉलेज लेके आता, रिसर्चर बनता, रिसर्चर के बाद कमर्शलाइजेशन पे जाते, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो चीज़ कन्वर्ट होती। वो एक चेन, उसमें प्रॉब्लम आया है। जब हम कंपेयर करते हैं ना पाकिस्तान की पीएचडी को इंटरनेशनल पीएचडी से, मास्टर डिग्री को मास्टर डिग्री से, मेरा अपना एक ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आ रही है। अच्छा, दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट में आते हैं ना जो लोग, वो एम्प्लॉयमेंट में पीएचडीज नहीं आते कि उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट चाहिए। पीएचडीज अपनी कंसल्टेंसी भी कर लेते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, उनका तो बहुत थोड़ा साइज होता है ना। जो बल्क आता है ना, बल्क आपके यहाँ से, वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, एमबीबीएस, जो बैचलर लेवल के होते हैं। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू है। जब हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको इंटरनेशनल लेवल पे लाएंगे, फिर रिसर्च पे हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक जाते हैं। डॉक्टर साहब से पूछती हूँ कि डॉक्टर साहब मसला जो अयूब साहब ने बताया, डॉक्टर अयूब साहब ने, क्या वही है या फिर आप समझते हैं कि ये ट्रीटमेंट आपने कर लिया है अभी? देखें, आइसोलेशन में कोई चीज़ नहीं चलती ना। जिस तरह इन्होंने कहा कि 5 स्टेजेस हैं, 3 यूनिवर्सिटियों की जिम्मेदारी है, 2 इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है, एंड देयर इज ए गैप। क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या ग्रोथ उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी, वट एवर रीजन। तो हम उस पर अगर नेगेटिविटी पे जाएं तो वो उस तरफ नहीं जाते। लेकिन क्या कि ये होलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ें चलती हैं, आइसोलेशन में नहीं चलती। यूनिवर्सिटीज़ ने कोशिश की, उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, गवर्नमेंट ने फंडिंग की। अब जो आपका जो ओरिजिनल सवाल था ना कि इसमें फ़र्क क्या है, जिसमें अभी डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल सही कहा कि आज भी मैं खुद एचईसी में बहुत सी पोस्ट एडवर्टाइज करता हूँ। हमें वो कहते हैं ना कैसो रजाल, कि हमें वो लोग नहीं मिलते जिस तरह के लोग हमें चाहिए उस जॉब के लिए। आइडियल हो क्या रहा है कि जो स्किल सेट इंडस्ट्री मांगती है, जो वो और जो एग्जामिया प्रोड्यूस करी, उसमें ह्यूज गैप था। अब वो आस्ता आस्ता हमने कोशिश करके इनको एक टेबल पे बिठाया। जो करिकुलम हम रिवाइज करते हैं उसमें इंडस्ट्री को बिठाते हैं, उनकी एग्रेडेशन बॉडीज को बिठाते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, किस तरह के लोग चाहिए और दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। और वो गैप कम होता जा रहा है, लेकिन स्टिल इट इज देयर। उसके लिए भी मुख्तलिफ इनिशिएटिव हमने शुरू किए हैं कि हम इंडस्ट्री को पुश करते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम लाएं, हम उसकी फंडिंग करेंगे और यूनिवर्सिटी के टीचरों को साथ मिला के उनकी रिसर्च करें ताकि आपके सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके, ताकि कॉन्फिडेंस, वो जो फुकदान था ना कॉन्फिडेंस का एक दूसरे पे, कि इंडस्ट्री कहती थी यार ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा मैं ही करना, मुझे एक तो लेबर चाहिए, मुझे तो मिडिल लेवल की चाहिए, पीएचडी या मास्टर डिग्री मुझे आके और मेरा खराब करेंगे हमें। तो ये जो गैप से, और फिर 20 साल, बिल्कुल 20 साल हो गए एचईसी को, किसी भी कौम की डेवलपमेंट में, तरक्की में 20 साल अच्छा टाइम भी है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इतना हाथों पे। उसके अलावा हमारे बहुत सारे जो सराउंडिंग के मसाइल, नेचुरल मसाइल, इंड्यूस मसाइल, बहुत सारे मसाइलों की वजह से हर चीज़ डिस्टर्ब होगी ना। तो लेकिन हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ इन चीज़ों को समझना भी और इनसे सबक सीख के आगे चलना है। और इसीलिए हमने कंटिन्यू इस प्रोसेस को रखा हुआ है कि हम वापस आते हैं, अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं, जिन्होंने ख्वाब देखे थे उनको बुलाते हैं, उनसे बिठाते हैं, एक्सपर्ट को बिठाते हैं, इंडस्ट्री को बिठाते हैं, और उसके बाद पे जो गैप्स हैं उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि अंडर ग्रेजुएट पे प्रॉब्लम है, अंडर ग्रेजुएट मेरा ख्याल है कि हमारा इस वक्त कंपैरेटिवली बहुत अच्छा हो गया। मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा ऊपर लेवल पे जाके ज़रा प्रॉब्लम है। मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम है कि रिसर्च हमारा प्रोफेसर जो है या रिसर्चर, वो सिर्फ इसलिए करता है कि उसने पेपर छापना, उसको सोचना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या है। मैं कहता हूँ खुद के फ्रॉम इम्पैक्ट फैक्टर वी हैव टू शिफ्ट टू इम्पैक्ट। हम वो साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश या दूसरे पब्लिश के कार्य होते हैं कि मेरी प्रमोशन होनी है, हमें इस चीज़ से निकल कर ये देखना कि मेरी रिसर्च का बनीनो इंसानियत को क्या फ़ायदा है, या मेरे इस काम का मैं अपने माशरे के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए क्या आसानियाँ पैदा कर रहा हूँ, कौन सी मसले का हल निकाल रहा हूँ, कौन सी बीमारी का इलाज कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी
प्रोसेसेस इन्वॉल्व कर रहा हूँ जिससे सोसाइटी के अंदर तो आजकल हम डिफिकल्टी देख रहे हैं पाकिस्तान में और फाइनेंशियल क्राइसिस। एक और PhDs के लिए बड़ा इशूज है, लोग कहते हैं बड़े कॉपी पेस्ट होके मसाइल हो रहे हैं, तो सर ये वाला भी जरा हाईलाइट कर दें कि जब थीसिस होते हैं तो वो बड़े कॉपी पेस्ट नहीं, प्लेजरिज्म के मसले तो हल काफी सारे हो गए। असल मसला हो रहा है कि हम सपोजिशन पे और ड्रीम करके रिसर्च कर रहे होते हैं। मैंने अमेरिका के मसाइल पे देखा है कि उधर रिसर्च की और वही उठा के यहाँ रिसर्च करनी शुरू कर दी है। हमारे एकेडेमिया को, मेरे प्रोफेसर को, उनको जरूरत है कि वो लोकलाइज रिसर्च की तरफ आएं, वो रिसर्च करें जिसकी हमें जरूरत है। जब HEC बना था 3 बेसिक उन्होंने टारगेट दिए गए थे हमें कि आप इक्विटी और एक्सेस को बढ़ाएं, आप क्वालिटी को फोकस करें और रेलेवेंस की तरफ आएं कि जो भी तालीम दे रहे हैं, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, उसकी रेलेवेंस पाकिस्तान से, आपकी सराउंडिंग से, आपके रीजन से क्या है। तो ये गैप्स डेफिनेटली हैं, लेकिन ये चीजें इवॉल्व होती हैं टाइम के साथ साथ, और उसमें फिर पूरी सोसाइटी को और पूरी सारी गवर्नमेंट को भी सबको मिल के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक इवॉल्व करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ये क्या है कि कंटिन्यूटी नहीं रहती। 2 साल के बाद हम तजर्बा नया कर रहे होते हैं, 4 साल के बाद एक नया तजर्बा कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, कभी ये पॉलिसी ला रहे होते हैं, तो इस तरह चीजें नहीं मिलती। अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक में, हमेशा कहता हूँ कि बिल्डिंग ब्लॉक के बेस पे आप अगर चीजों को लेके चलेंगे तो जो भी अच्छा काम होगा उसके ऊपर दूसरा अच्छा काम करके आगे लेके चले। हमारा कल माइंड सेट शायद ये बन गया हुआ है कि यार ये बंदा मेरे से पहले जो था ना वो गलत कर गया, मैं सीधा करूंगा। तो इस तरीके से तो कोई काम नहीं होगा, इसीलिए हम उधर ही पकड़े हैं, उधर ही घूम रहे हैं। एक चीज मैं यूनिवर्सिटीज के हवाले से पूछना चाहूंगी, हर यूनिवर्सिटी जब आपको कोर्स ऑफर करती है तो वो बस अपने दे आर मनी मेकिंग डिवाइस, सम यूनिवर्सिटीज आर वो कोर्सेज ऑफर करते हैं, बच्चे कोर्सेज लेते हैं, वो पास नहीं कर पाते, उनको 6 मंथ्स और एक सेमेस्टर और एक फीस और फिर उसके बाद उनको जो है वो नेक्स्ट उसमें पास कर दी जाता है। एजुकेशन हैज बिकम इंडस्ट्री, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट ना। लेकिन ये है ना कि जब डिमांड सप्लाई की इकोनॉमिक्स बिठाए, वहाँ पे डिमांड सप्लाई की है इस वक्त मसला है। आपके पास इस वक्त भी इतनी डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है एजुकेशन के लिए। देखे ना, आपके पास ये यूज बल्ज है, इस वक्त उसका हार्डली पाकिस्तान में जो टर्शरी एजुकेशन रेट है वो अराउंड 11% है। इसका मतलब है कि वो 100 बच्चा बच्ची जो एलिजिबल हैं उनमें से सिर्फ 11 को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो हायर एजुकेशन की तरफ आए, बैचलर कर लें, मास्टर कर लें या जहां भी तक जा सकते हैं। तो सर फ्यूचर में क्या प्लान है आपके? तो वो जो 100 बच्चे हैं जो एलिजिबल भी हैं, उन 100 के 100 का तालीम के ऊपर पूरा हक है, तो आप समझते हैं कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी हायर एजुकेशन राइट नहीं है, मेरा ख्याल है हायर बेसिक एजुकेशन राइट होना चाहिए। हायर एजुकेशन बाय चॉइस और बाय प्रेफरेंस होना चाहिए बेसिकली कि आपने किस फील्ड में जाना है, कौन सी डिग्री करनी है, क्यों करनी है, उसकी लॉजिक क्या है। बाकी जो हमारा 25A एक्ट है पाकिस्तान का, वो कानून कहता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 6 ईयर एजुकेशन फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर सके, वो जरूरी है। उससे आगे फिर बाई चॉइसेस होना चाहिए और बाई अफोर्डेबिलिटी एंड प्लस आपकी अपनी इंटरेस्ट के एरिया की तरफ होना चाहिए। हमारी जो फ्यूचर के डायरेक्शन है वो यही है कि चीज़ों को उस लेवल पे लाया जाए कि ताकि आपको सारी चीज़ें, वो सारे जो मिसिंग पीसेज है ना, वो आपस में इंडस्ट्री है, एकेडेमिया है, गवर्नमेंट है, स्टेट अदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिल के जब तक वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट नहीं करेंगे चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। इंक्यूबेशन सेंटर्स कुछ यूनिवर्सिटीज में हो गए हैं, कुछ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बाकी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि उन्हें स्टार्ट कैसे किया जाए। स्टार्टअप नेचुरल है, आप 100% चीजें दुनिया में कहीं भी अमेरिका में चले जाए ना, हर यूनिवर्सिटी में हर चीज नहीं है। वहां भी आपको 3 टियर की यूनिवर्सिटियां मिलेंगी, टॉप के रिसर्च यूनिवर्सिटियां, मिडिल लेवल की यूनिवर्सिटियां और लो लेवल की जो सिर्फ ट्यूशन पढ़ाती हैं। तो इससे वरी नहीं करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। चलें, ये जो एक परसेप्शन था हमारा जो कि एक एक मास्टर में पैदा हो रहा होता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, या फिर ये बहुत सारे सवालात होते हैं, तो फाइनली ये क्लियर होते हुए और आपको आंसर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज आप भी कमेंट कीजिए थोड़ा सा। मैं इकोनॉमी के ऊपर सर आपके ऊपर इकोनॉमी से रिलेटेड इक्विटी और एक्सेस की बात की थी डॉक्टर साहब ने, मैं उस पर थोड़ा सा, बल्कि आपसे मैं कहूँगा उसका सोल्यूशन भी हमें ढूंढना चाहिए। उसमें जो प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रीज बन चुकी है, ठीक है, एक्सेप्टेबल, सही है। प्रॉब्लम ये हुई है, देखें 20-30 साल पहले हायर एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, ये सोसाइटी में, इकोनॉमी में इनइक्वलिटीज को कम करने का सोर्स थी। एक गरीब बच्चा जो यूनिवर्सिटी में जाता था, कोई प्रोफेशनल डिग्री लेता था, यूनिवर्सिटी की डिग्री लेता था, वो CSS करता था, आर्मी ऑफिसर बनता था, वकील बनता था, डॉक्टर बनता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता था, ठीक है, उसकी क्लास चेंज हो जाती, वो क्लब क्लास में आ जाता था। बहुत लाखों मिल जाएंगे ऐसे।
वो उनकी पूरी फैमिली का कल्चर चेंज हो जाता था, वो वर्टिकली मूव कर जाती थी पूरी फैमिली। लोअर इनकम था तो मिडल होता था, मिडल था तो हाई इनकम में चला जाता था, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बन जाता था। अब अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री बनने के बाद हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन वो सोसाइटी में डिस्पार्टीज क्रिएट कर रही है, कम नहीं कर रही और क्रिएट कर रही है, इसलिए कि एजुकेशन अफोर्ड कौन कर सकता है। अब वो गरीब बच्चा अब नहीं कर सकता। एक अलग डिबेट है। मैं थोड़ा सा आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से जानना चाहूंगी। आप मुझे ये बताइए कि इंटरनेशनल जो एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुतासर कर रहा है। आप ये समझते हैं कि अब फर्दर इंटरेस्ट रेट का अगर हम ट्रेंड देखें, ग्लोबली देखें या आप लोकली बात करें तो हायर साइड पे ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ग्लोबली अपने हायर पीक पर है और पाकिस्तान में अपने हायर पीक पर। पाकिस्तान में 20% की बातें की जा रही है, विच इज टू मच। तो क्या इसके ऊपर दो एस्पेक्ट हैं, दोनों बहुत इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम जो ऑलरेडी एक्सपेंशन पे थी? इम्पॉसिबल। देखिए, पहली बात यह है कि जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसका 3 कॉजेज हैं, एक ही 3 कॉजेज हैं। एक आपने आइडेंटिफाई कर दिया, इंटरनेशनल फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसका इम्पैक्ट आएगा। जब पूरी दुनिया में चीजें बढ़ेंगी, हम भी इम्पोर्ट ही करते हैं ना बहुत सारी चीजें, हम पे भी असर आएगा। ऑल्दो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास एक क्लाइमेट चेंज का भी जो वो अपनी जगह, मैं उसके अलावा जो 3 मेजर फैक्टर है, इंटरनेशनल इफेक्ट आएगा। दूसरा, आपकी करेंसी जैसे जैसे डिवैल्यू होती जाएगी बिकॉज ऑफ डेट प्रॉब्लम, वो कम होती जाएगी, एक्सचेंज रेट प्रॉब्लम आएगा, तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इंटरनेशनल फैक्टर एक है, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेंगी, हमारी प्राइसेज भी बढ़ेंगी। एक्सचेंज रेट इफेक्ट होगा, हमारी प्राइसेज बढ़ेंगी। दूसरा, आपका लोकल जो सिस्टम है ना, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, आप जीएसटी बढ़ा रहे हैं ना, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं ना, तो कमोडिटीज की प्राइस में शामिल होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तीनों चीजों से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। प्रॉब्लम यह है, मेरा जो मैं कह रहा था सेकंड इशू है, वो इशू ये है कि जब भी ये स्टेप लिए जाते हैं, जिसको कहते हैं हार्ड स्टेप लिए जा रहे हैं, तो कहा जाता है कि ये शॉर्ट टर्म में है, 1-2 साल की बात है, इसके बाद हालात अच्छे हो जाएंगे, 5 साल में हालात। हम इकोनॉमिक्स में जो 5 ईयर्स तक का अर्थ होता है, ये मीडियम टर्म कहलाता है। मीडियम टर्म जो 5 साल प्रोग्राम भी हम बनाते रहे, 5 साल के बाद हम कहते हैं कि हालात सही हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। देखिए नताशा, बात यह है कि अगर हम इंसान का लाइफ साइकिल देखें ना, तो 3-4-5 साल ये यूथ की जिंदगी में 4-5 साल ऐसे आते हैं जहां उसका डिसीजन होता है लाइफ का, उसको क्या बनना है, किस फील्ड में जाना है, एजुकेशन लेनी है या नहीं अफोर्ड कर सकता। आप कह रहे हैं 5 साल बाद हालात अच्छे हो जाएंगे, 3 साल बाद अच्छे हो जाएंगे। वो जो इस 3 साल के पीरियड में जिसने अपने लाइफ के प्लान चेंज कर दिए, वो तो पूरी जिंदगी फिर दोबारा वापस नहीं आ सकता ना। लॉन्ग टर्म की कॉस्ट पर शॉर्ट टर्म को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। हमें अल्टरनेट पॉलिसी, हमें शॉर्ट टर्म के लिए कंपनसेशन कोई प्रोग्राम लाजमी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मैं एग्जैक्टली प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूंगी कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट पाकिस्तान में आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन साइड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, और खासकर जीडीपी ग्रोथ को देखें, ग्रोथ को और हमारे बिजनेसेस को पैरेलल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरा फील्ड तो डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने फरमाया बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो इंटरनेशनल भी हैं और कुछ नेशनल है, कुछ आपके कंट्रोल में हो सकते हैं, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। ये अपनी जगह बजाय जो एक मैक्रो लेवल पे बेसिकली और कुछ माइक्रो लेवल पे आपकी इकॉनमी को इम्पैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ पे। हमारे और मसला भी है, जो स्पेकुलेशन है ना हमारे यहाँ खासकर, जिसकी वजह से इतना ज्यादा हम नेगेटिविटी पे चले गए हुए हैं। आप टीवी खोलें, कोई बंदा कोई अच्छी खबर नहीं सुनाएगा, बस गए बैंकक्रप्ट हो गए, और हमारे लीडर भी यही लगे हुए हैं, दूसरे भी लगे हुए हैं कि डिफॉल्ट हो गए। भाई हो जाए, क्या होगा, हो सकता है इसी वजह से हम कौम बन जाए, ठीक है ना। ये जो स्पेकुलेशन है ना, ये ज्यादा काम खराब करती है आपकी जो इन्वेस्टर हैं उनकी जो कहते हैं ना, मौत आने से पहले मौत का डर, खौफ इतना डाल दिया हमारे माशरे में कि ठीक है, मुश्किल वक्त सारी कौमों पे आते हैं और हमें वही आस फॉर इट। बाय द वे, मैं तो मानता हूँ कि इसमें हम सबको शुरुआत वही आस फॉर इट, अब इसको फेस करना चाहिए। और उसमें से जैसा इन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पैरेलल स्ट्रेटेजीज बना के इसको ओवरकम करना है। और कौम इतनी बड़ी, माशाल्लाह इतना बड़ा मुल्क है, 23-24 करोड़ लोग हैं हमारे पास, अल्लाह ने हर चीज़ों से नवाजा हुआ हमें। सिर्फ थोड़ी सी पॉजिटिविटी, कौम बन जाए, मिलके नेक नीति से अपना काम करें। हमें अपने उस कैपिटल की पहचान नहीं है, हम उसको अहमियत ही नहीं दे रहे, उस पर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे।
और नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि खुद रात को सोता है, सुबह सबको डिप्रेशन है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही। दिस इज हैविंग ए वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा अगर रेवोल्यूशन की तरफ लेके जाएं तो क्या प्लान्स है आपके फ्यूचर में यहाँ पाकिस्तान के अंदर? देखिए हमारा जो डायरेक्ट है ना जी, वो तो हमारा सब कुछ जो है वो यूथ के साथ है। और बिल्कुल मैं आपकी जो शुरू में आपने शुरू स्टेटमेंट दी थी, दुनिया में जितनी भी एग्जाम्पल देखेंगे तरक्की की, वो तरक्की लिंक है विद एजुकेशन के साथ। बगैर तालीम के किसी कौम ने तरक्की नहीं की। जिस कौम ने भी तरक्की की आप जाके देखेंगे उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है विद जीडीपी ग्रोथ और आपकी जो रिसर्च है और आपकी जो नॉलेज बेस है जितना बढ़ता जाएगा साथ साथ, लेकिन वो होलिस्टिक के साथ, ना सिर्फ नॉर्मल क्लासें जो हम पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में डिग्रियां, स्किल बेस्ड एजुकेशन भी हो, टेक्निकल एजुकेशन भी हो, बाकी चीजें और लो लेवल की एजुकेशन भी हो, तो ये चीजें बेहतर होती जाएंगी। तभी होंगी जब हम मैं हमेशा कहता हूँ यार, हमने पता नहीं क्या हो गया हमारे माशरे में कि हर बंदा अपनी चीजों को नहीं देखेगा, दूसरों को ठीक करने की कोशिश क्रिटिसाइज करेगा। आज फैसला कर लें हमारी कौम कि हम दूसरों को नहीं अपने आप को ठीक करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि मसला ही कोई नहीं। चंद सालों में ये मुल्क दोबारा माशाल्लाह मेन स्ट्रीम पे होगा, न सिर्फ होगा बल्कि इंशाल्लाह एक अच्छा मुल्क जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी होनी चाहिए, सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। और हम जो अपने हायर एजुकेशन सेक्टर की बात करूं मैं, तो इस लेवल पे हम आने वाले वक्तों के लिए अपनी यूथ को वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उन्होंने आगे जाके काम करना है। जिस तरह भी हम उस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में हमें इस वक्त, डॉक्टर साहब भी मुझसे एग्री करेंगे कि इस वक्त डिग्रियां तो चाहिए, वो भी जरूरी होती है, लेकिन उससे ज्यादा स्किल चाहिए। इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री है, खासकर टेक्नोलॉजी की जो हो रही है, उसमें ज्यादा IT है, तो बाकी उसमें जो फील्ड है उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी और स्किल हैंड ऑन स्किल के ऊपर फोकस है। और ज्यादा लोग, और उसके लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 6 से 7 यूनिवर्सिटियां इस वक्त पाकिस्तान में बन गई हैं। पिछले दौर में भी जब मैं चेयरमैन था, हमने स्किल यूनिवर्सिटी लॉन्च की थी, एक न्यू टेक यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, न्यू टेक यूनिवर्सिटी भी पिंडी में और इस्लामाबाद के साथ ही मिलकर दोनों जगह पे है। इसके अलावा गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने नौशहरा में एक स्किल टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई है। फिर हरीपुर में एक फाखरशोले जो जर्मन मॉडल है उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रियन और चाइनीज और पाकिस्तानी मिल के एक यूनिवर्सिटी बनी है, उस लेवल पे है। फिर आप इधर आ जाए सिंध में खैरपुर में एक यूनिवर्सिटी टेक्निकल बनी है। उसके अलावा जो है पंजाब में एक टेक्निकल कॉलेज होता था रसूल में, उसको अपग्रेड करके स्किल यूनिवर्सिटी, वो फोकस उनका ये है कि आप थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा। मतलब हम जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं 80% शायद थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं। आप समझते हैं कि इसमें और ऐड होना चाहिए? 6 यूनिवर्सिटीज नहीं बल्कि हमें तो और नई यूनिवर्सिटियां बनाने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के जैसे फाइनेंशियल हालत है ना, खासकर पब्लिक सेक्टर में तो बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है जब तक रिसोर्सेज ना हो। जो यूनिवर्सिटियां एग्जिस्टेंस है उनके अंदर हमारे पास सारा कुछ है। वही टीचर, इंजीनियरिंग डिग्री यूनिवर्सिटी है, वो आराम से शिफ्ट हो सकती है, उनके पास इक्विपमेंट भी है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, वो स्किल बेस्ड एजुकेशन देना शुरू कर दें। और फिर टेक्नोलॉजी का जो चेंज आ रहा है उसके मुताबिक ऑलरेडी हमने इस वक्त 2 लाख माइक्रोसॉफ्ट से एग्रीमेंट करके उनको कोर्सेज, इवन सर्टिफिकेशन की कास्ट उसमें शामिल है, फ्री ऑफ कास्ट हम अपने यूथ को दे रहे हैं। कुसैरा से हमने 55,000 कोर्सेज लिए हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, ताकि वो जो गार्नेशन पार्ट मिसिंग है, जो वो स्किल सेट जिसका कहते हैं ना इंडस्ट्री जो मांग रही है, वो जो यूनिवर्सिटी से लोग निकल रहे हैं वो भी तैयार नहीं होते, उसको ओवरकम करने के लिए बूट ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना लिए हमने। 2 साल एसोसिएट डिग्री स्पेसिफिक इन IT फील्ड लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 80% वो हैंड एंड स्किल सिखाए जाएंगे, 20%, 15%, 20% थ्योरी पढ़ाई जाएगी, ताकि हमारी यूथ आने वाले वक्तों के लिए अपने आप को तैयार कर सके और कंट्रीब्यूट कर सके। डॉक्टर साहब, अब तो जब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज के लिए अब आपके पास टेक्निकल स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, और आज नहीं तो कल और स्टूडेंट्स भी आएंगे। आप समझते हैं कि वो जो हम अक्सर क्रिटिक्स सुनते भी हैं अब इस माशरे में, अब उंगली उठाना आसान होता है, स्पेकुलेशन आसान होती है, अब टेक्निकल या टेक्नीशियंस की कमी नहीं रहेगी, अब हमारे पास स्किल्स होंगे, तो फिर आप समझते हैं कि ग्रोथ को फिर कोई नहीं रोक सकता? नहीं, वो टेक्निकल आ जाए, मार्केट में आ जाए, उसको असेस तो इंडस्ट्री करेगी। लेकिन उससे पहले मैं देखिए आपने एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया था, ये जो बार बार हम बैंकरप्सी डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उस तरफ इंडिकेट करना चाहूँगा। देखिए, पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1993 में एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी, मोहन कुरैशी साहब आए थे, पहली दफा डिफॉल्ट का लफ्ज वहाँ यूज हुआ, उन्होंने कहा मुझे डिफॉल्ट कंट्री दी है, उसके बाद से अडॉप्ट किया गया। पहली चीज ये समझ लेनी चाहिए कि डिफॉल्ट बैंकरप्सी नहीं होता, डिफॉल्ट और बैंकरप्सी एक चीज नहीं है जो डराया जा रहा है।
बैंक्रप्सी, खुदा ना खास्ता बैंक्रप्सी वो स्टेज होती है जब आप अपने तमाम एसेट्स को बेचकर भी लोन नहीं दे सकते। पाकिस्तान के एसेट अल्हम्दुलिल्लाह एसेट्स को कुछ नहीं हुआ, रिसोर्सेज मौजूद हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज आपके पास हैं, कहीं नहीं जा रहा है, वो सब कैपिटल यही है। बिल्कुल। ये जो होता है डिफॉल्ट होता है बेसिकली लिक्विडिटी क्राइसिस। लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब है कि आपने इमीडिएट जो कैश देना है ना, फाइनेंशियल क्रंच बन गया है वो, हाँ फाइनेंशियल क्रंच, वो जो कैश देना है कैश आपके पास शॉर्ट हो गया है। शॉर्टेज ऑफ कैश बैंक्रप्सी नहीं होता, तो लिक्विडिटी क्राइसिस है, वो डिफॉल्ट है। और वो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान ने वो भी डिफॉल्ट कभी नहीं किया। होता यह है कि हम अपने आवाम पे बुरा वक्त जरूर आता है, सख्त हालात आते हैं, लेकिन हम मैनेज हमेशा करते रहे, कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये आपने जो कहा कि इसमें डॉक्टर ने भी बिल्कुल इशारा किया कि हायर एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लिंक हमेशा रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड टर्म में जाना चाहूँगा। एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोसाइटी में सोसाइटल चेंजेस हों, एजुकेशन चेंजेस हों, ये सब लिंक हैं एक दूसरे से। जो कंट्री आज सोशल साइंसेज में आगे है वही टेक्नोलॉजी में भी आज आगे है, वो इकोनॉमी में भी हम किंग है वो आज, और वो उसकी फोर्सेस भी हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा इक्विपमेंट है उसकी फोर्सेस पर, उसकी यहाँ प्लानिंग भी अच्छी है, उसकी यहाँ एजुकेशन भी अच्छी है, सब चीज़ें स्पोर्ट्स में भी वही अच्छी है, फिल्म और कल्चर में भी वही अच्छी है। ये बेसिकली इंटीग्रेटेड सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इस इंटीग्रेशन में एक चीज़ है, अगर आप हिस्ट्री देखें या दूसरी कंट्रीज को देखें, मुस्लिम था ना, मुस्लिम हिस्ट्री की हम बात करते हैं, जब किंग पर थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाद में आई थी, लोगों के माइंड पहले चेंज हुए थे, थ्योरेटिकल चेंज पहले आई थी। अमेरिका में जो एक रिफॉर्म आई थी ना गुलामी के अगेंस्ट, आज़ादी, लिबरलिज्म, वो पहले आई थी। अमेरिका में इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बाद में आई थी। सोवियत यूनियन की आप बात करते हैं, रेवोल्यूशन पहले आया था, लोगों के जहन में एक आइडियोलॉजी आई थी, बाद में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, डिफेंस पावर, इकोनॉमिक पावर वो बाद में आई थी। ये हमें रियलाइज करना होगा, ये पहले जहन चेंज करने होंगे, जहन चेंज करने होंगे। सर, मीडिया का किरदार कितना समझते हैं आप? क्योंकि आजकल जब बच्चे थोड़ा सा, अगर हम एजुकेशन के ऊपर ही बात करें अगेन, तो यहाँ पे एक मीडिया यानी कि सीइंग इज बिलीविंग, डेली बेसिस पे उनको ये एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, टेलीविजन के जरिए, मीडिया के जरिए, डिफरेंट चैनल्स के जरिए। एग्जैक्टली क्या दिखा रहे हैं और एक शऊर क्या दे रहे हैं? एग्जैक्टली देखें, जैसे अभी एक बात हुई कि जी वो एक पहली दफा पाकिस्तान में डिफॉल्ट का लफ्ज आया या बैंक्रप्सी का आया, और फिर बाद में तो ये एक बन गया एक हमारा पोजीशन दूसरे कहीं गए, मतलब खत्म हो गया, हमें तो खाली तो जाना मिला। ये रोना शोना छोड़ना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास अल्लाह का करम है, इतने भी माठे नहीं हैं हम, सब कुछ ठीक हो सकता है, प्रोवाइडेड हम वो जो है ना माइंडसेट अपना ठीक कर लें, और सिर्फ अपने थोड़े से फायदे के लिए, अपनी थोड़ी सी सीटों के लिए मुल्क को स्टेज पे न लगाएं, अपने दुश्मनों को मौका न दें कि जी ये तो पाकिस्तान खत्म हो गया, तो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, इनके पास तो कोई एक हफ्ते का राशन रह गया, इनके पास 2, ऐसी बातें जब सुनेंगे तो आम लोगों पे क्या असर होगा? हु इज टेलिंग देम? पहले वक्तों पे तो ये इतना एक्सेस नहीं होती थी, ना मोबाइल होते थे, ना टीवी होता था, तो इन्हीं से बड़ी स्पेकुलेशन। और हमें भी जिम्मेदारी, हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी है, मीडिया ऑनर्स को भी, मीडिया हाउसेस को भी, अखबारों को भी, और हमारे लीडरशिप को भी, कि हमें पॉजिटिव देखना है। देखें, आप कहना शुरू कर दें बस, जिस तरह अभी ये टर्की में जलजला आया, अल्लाह आप करे कितना नुकसान हो गया सीरिया में, तो अगले दिन से सोशल मीडिया भरा हुआ था कि पाकिस्तान इंडिया में आ रहा है, बहुत जबरदस्त, लोगों ने रात को सोना छोड़ दिया। तो आपने तो अपने सोसाइटी को खुद ही नेगेटिविटी में इतना डाल दिया कि वो थोड़ा बहुत जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो भी नहीं करें। और बिल्कुल आई एग्री विद यू, ये सारी चीजें बाद में आएंगी, पहले तो माइंडसेट ठीक